To all of you, this is Devashish Pandey and welcome you all to Devashish Law classes. So welcome you all to the second lecture of the Bharatiya Nyaya Samhita. In the yesterday's class, we have understood the basics of the Bharatiya Nyaya Samhita. हमने समझा कि कैसे भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटैंटिव लॉ है and what is the importance of substantive and procedural law. उसके बाद we try to understand what is the difference between a crime, offense, moral wrong, etc. उसके बाद हमने देखा कि जो मेंस elements of crime हमने देखा that a human being, actus rea, mens rea और injury चार essentials होते हैं किसी भी क्राइम के. उसके बाद हमने मेंस रिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात की थी जिसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वर्ड्स इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, नेग्लिजेंस, मोटिव और इंटेंशन में क्या फर्क होता है. दैट वाज आल्सो अ ब्रॉड डिस्कशन दैट वी डिड. तो मोटिव के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी हम बात करेंगे, बट कल की क्लास में हमने समझा जब क्वेश्चन वाई होता है तो उसका आंसर मोटिव होता है और हाउ होता है तो उसका आंसर इंटेंशन होता है. ठीक है, सो दैट वाज द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास. आज डेफिनेशन क्लॉज से शुरू करेंगे, बट एक बार मैं चाहता हूं कि आप मेंस रिया के सारे केस नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कल हमने आर वर्सेस टॉल्सन के केस के बारे में बात किया था, तो कुछ केसेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस रिया में, तो उनको आप लिख लीजिए ताकि आप आंसर्स में और एमसीक्यू में गलती ना करें. तो आर वर्सेस टॉल्सन का केस आपको याद है जो हमने कल पढ़ाया था. आर वर्सेस टॉल्सन के बाद मैंने आपको बताया था शेरस वर्सेस डी रेडजन का केस, उसके साथ में कुछ और भी केसेस हैं जो आपको समझने हैं. आर वर्सेस प्रिंस मैंने आपको बता दिया था, आर वर्सेस प्रिंस किडनैपिंग वाला. उसके साथ में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का केस आपको बताया था जो गोल्ड लेके आया था जॉर्ज फेरा के अंदर, फेरा और फेमा गाइडलाइंस के अंदर. इसके साथ में दो केस और आपको जरा ध्यान रखने हैं जो मैंने कल की क्लास में नहीं बताए थे. एक था नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. ये केस भी आपको जरा देखना है. और इसके साथ में एक और केस है, मैं अभी आपको समझा भी रहा हूं कि इसमें क्या है. तो स्टेट ऑफ एमपी नाथूलाल हो गया. नाथूलाल के केस को ओवर रूल किया गया था, नाथूलाल के केस को ओवर रूल किया गया था एक और केस में जिसका नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह. मैं 1 मिनट समझा रहा हूं आपको, समझ में आ जाएगा, एक बार रुकेगा. नारायण सिंह. और इसके साथ में एक और केस आपको लिखना है जो है स्टेट ऑफ ओडिशा. उस समय ओडिशा नाम था जब ये था के राजेश्वर राव. बेसिकली क्या हुआ था, ये जो नाथूलाल का केस था और नारायण सिंह वाला केस था, ये बात कर रहे थे आपके एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की. और ये जो लास्ट वाला केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राजेश्वर राव, ये बात करता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट की. तो हमने देखा कि मेनली 3 एस्पेक्ट्स पे मेंस रिया को अपन चेक कर रहे हैं. पहला तो आईपीसी के अंदर, तो आईपीसी में अपन ने देखा किडनैपिंग, बाइगेमी, वेजिंग वॉर, काउंटरफीटिंग कॉइंस, इसमें मेंस रिया लिखा नहीं हुआ है, इसलिए मेंस रिया प्रिज्यूम नहीं कर रहा है. मतलब मेंस रिया प्रिज्यूम करना है, प्रूव करने की जरूरत नहीं. सिर्फ अगर एक्टस रिया प्रूव हो गया तो इंसान का कन्विक्शन हो सकता है. ये था आईपीसी के कंटेक्स्ट में. फिर जब हमने एमएच जॉर्ज पढ़ा तो एमएच जॉर्ज का जो केस था वो फेरा और फेमा से रिलेटेड था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से. तो वहां पे हमने देखा कि अगर कोई गोल्ड लेके आ रहा है, इंडियन लॉज को नहीं पता है, तो हमने उसकी लायबिलिटी सेट की. मेंस रिया हमने प्रिज्यूम कर लिया कि मेंस रिया है, मेंस रिया प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ एक्टस पे हमने लायबिलिटी सेट कर दी. ये दूसरा सेगमेंट था. और तीसरा सेगमेंट जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और प्रिवेंशन और फूड एडल्टरेशन एक्ट से रिलेटेड है. तो ये जो दो केस थे, नाथूलाल के केस में बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का था, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा था कि मेंस रिया नहीं था तो उन्होंने उसको अक्विट कर दिया था. लेकिन स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह के केस में वापस से कोर्ट ने इस बात को समझाया कि अगर किसी लॉ में बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज और फूड एडल्टरेशन ऐसे लॉ हैं जो पब्लिक एट लार्ज को इंपैक्ट करते हैं तो वो एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है. बेसिकली क्या होता है, इसकी जब अंडरस्टैंडिंग को आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो लॉ ये कहता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पब्लिक एट लार्ज को इंपैक्ट कर रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हमने मेंस रिया का प्रिजम्पशन डाला है कि मेंस रिया माना ही जाएगा और आप उसको प्रूफ डिस्प्रूव करने की बात नहीं कर सकते, सिर्फ एक्टस पे आपको लायबल किया जाएगा. तो इसका कारण यह होता है कि दीज एक्ट्स एक्चुअली इंपैक्ट द पब्लिक एट लार्ज.
तो यहां पे ये दो केसेस भी आपको याद रखने हैं, नाथूलाल और नारायण सिंह। और ये जो स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राजेश्वर राव का केस था, दैट इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो इसमें भी यही बोला गया था कि मेंसेरिया इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, मेंसेरिया नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इट इज प्रिज्यूम्ड बिकॉज it is in the interest of the public health. The act was enacted prohibiting all person from selling adulterated food, be it the owner, servant, agent or partner or relative of the owner. तो जनरली क्या होता था इसमें, फूड एडल्ट्रेशन में ओनर कह देगा कि भाई हमें जानकारी नहीं थी कि कैसे फूड एडल्टरेट हुआ, मेरे सर्वेंट ने किया होगा, तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से लॉ ने कहा यहां पे मेंसेरिया नहीं है, सिर्फ एक्टस होने पर हम सबको लाइबल कर रहे हैं। तो ये जो केसेस की लिस्ट है ये आपको याद रखनी है। इतने केसेस अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। हालांकि ज्यूरिस्प्रूडेंस वैसा ही है कि कुछ केसेस ने पहले समझाया कि भाई नहीं है तो मेंसेरिया अगर नहीं लिखा हुआ है तो भी आप उसको एसेंशियल मानिए, बट बाद में ये कहा गया, फाइनल बात ये है कि अगर किसी भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस में मेंसेरिया की रिक्वायरमेंट नहीं दी है, देयर इज नो नीड टू प्रूव मेंसेरिया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेंसेरिया, ओनली ऑन द एक्टस यू कैन मेक द पर्सन लाइबल फॉर द एक्ट। ये बात यहां तक कि हमने कल समझी थी, ठीक है। तो अब हम आज आगे बढ़ते हैं विद द बेयर एक्ट। अब हम बेयर एक्ट से समझना शुरू करेंगे, एज एंड व्हेन जहां पे कंसेप्ट्स की जरूरत होगी उन कंसेप्ट्स को समझाया जाएगा और साथ में हम बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता, आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। सिंपल प्रियम्बल है कि कंसोलिडेट, देखिए जनरली क्या होता है जब हम आईपीसी भी पढ़ते थे तो वो इंडियन पीनल कोड कहलाता था। जब भी कोड होता था तो कोड का मतलब होता था कि बहुत सारे एक्ट्स को मिला के कंप्लीट कोड बनाया जाता है। जैसे आपने देखा सिविल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, आईपीसी इंडियन पीनल कोड था। तो ये सब कोड थे क्योंकि ये बहुत सारे एक्ट्स को मिला के बनाए गए। तो किसी में भी जब कोड शब्द का यूज किया जाता है तो दैट इज मींस दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेलेवेंट एक्ट्स ऑन दैट पॉइंट। बट नाउ तो अब संहिता हो गया है, उसी का कोड का इंग्लिश संहिता हो गया, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, ऑफेंसेस हम समझ गए, क्राइम दैट आर मेड पनिशेबल फॉर द मैटर्स कंसर्न देयरविद एंड इंसिडेंटल देयरटू। ऑफेंसेस से रिलेटेड सारे मैटर्स को करने के लिए है, ठीक है। इन्फोर्समेंट डेट ये आपके आ गई 25 दिसंबर, ये पब्लिकेशन डेट हो गई। इन्फोर्समेंट डेट आप बताइए हमको कमेंट करके कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है बीएनएस की, ये बताइए। 1/7/2024 है ना, 1/7/2024 आपकी एनफोर्समेंट डेट है, इसको आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तीनों ही लॉ जो है आपकी इसी टाइम पे आए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। द एक्ट में बी कॉल्ड एज भारतीय न्याय संहिता, इट शैल कम इनटू फोर्स, डेट मैंने आपको बता दी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से जो इसके क्लॉज 3, 4 और 5 हैं, ये ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट 17, सर आईपीसी सेज टू बी एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड, यस, हाँ, एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड, करेक्ट। बट वहां पे वही बात है ना कि वो पीनल कोड था, सजा देने की बात कर रहा था, पीनलाइज करने की बात कर रहा था, और यहां पे कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ विद रेफरेंस टू द ऑफेंसेस, कहने का मतलब यहां पे वही जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को करने के लिए प्रियम्बल को चेंज किया गया, जो लॉजिक हमने कल समझा था, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फर्स्ट 2 क्लॉजेस में कुछ ज्यादा नहीं है, आप समझ गए हो। इंपॉर्टेंट है 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 जो है वो एप्लीकेशन की बात करता है, भारतीय न्याय संहिता की एप्लीकेशन या एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। तो इन 3 क्लॉजेस को जरा हम तसल्ली से समझेंगे और समझेंगे कि ये क्या बात कर रहा है। दो चीजें होती है इंट्रा टेरिटोरियल और एक होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर। तो एक सिंपल रूल ये है कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो उसको आईपीसी के अंदर लाइबल किया जा सकता है, ठीक है। फिर चाहे वो एक इंडियन सिटीजन है या वो एक फॉरेन नेशनल है जो इंडिया में ऑफेंस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात भी यहां पे की गई है। तो एक बार पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे। एवरी पर्सन, पहला क्लॉज क्या कहता है, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. Every person shall be liable to punishment under this संहिता, ठीक है। पहले इसके तीनों क्लॉजेस को पढ़िए, तब आप इसके साथ में तीनों क्या बल्कि 6 तो आप छोड़ सकते हो, 3, 4, 5 को मिला के पढ़ते हैं, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt according to the provisions
ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया in the same manner if such act has been committed within India. The provisions of this Sanhita shall also apply to the offences committed by any citizen of India in any place without and beyond India, any person on the ship or aircraft registered in India, any person in any place without or beyond India committing offense targeting a computer resource located in India. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अब ये ज्यूरिसडिक्शन की बात को पूरा समझिए पहले, तो आपको सरल भाषा में पहले समझाता हूं, फिर इस पे वापस. पहला कंडीशन ये है कि अगर इंडिया में कोई भी ऑफेंस होता है, फिर चाहे वो इंडियन सिटीजन से हो या किसी फॉरेन सिटीजन से हो, एनी पर्सन, तो वो आईपीसी के अंदर लायबल होगा. ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये बात तो कोई भी डाउट नहीं है इसमें. अगर कोई फॉरेन नेशनल आके इंडिया में कोई मर्डर करता है तो उसकी लायबिलिटी बीएनएस के अंदर होगी. ये बात बिल्कुल क्लियर है. पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन सिटीजन है या वो फॉरेन सिटीजन है, और वो इंडिया में आके ऑफेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी होगी. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर कोई ऑफेंस करता है तो उसको इंडिया में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. इसका यह मतलब होता है कि जनरली अगर कोई इंडियन सिटीजन अमेरिका में जाके कोई ऑफेंस करता है तो प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन अमेरिका की गवर्नमेंट की होगी और अमेरिका की गवर्नमेंट उसको प्रोसिक्यूट करेगी. लेकिन अगर इंडिया चाहे तो उसको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया में उसका ट्रायल कर सकती है. अब बात आती है, अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया के बाहर किसी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करता है तो उसमें आईपीसी या बीएनएस की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी. इसका मतलब अगर अमेरिका में कोई अमेरिकन नेशनल इंडिया के किसी इंडियन सिटीजन के ऊपर कोई ग्रीवियस हर्ट करता है तो ऐसे में अमेरिका की कोर्ट्स उसको डिसाइड करेंगी, ना कि इंडिया की. लेकिन बस एक पॉइंट और है जो आपको समझना है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट इंडिया के बाहर हो रहा है जो कि इंडिया में इफेक्ट डाल रहा है तो उसका भी ट्रायल इंडिया में हो सकता है. कैसे समझिएगा. मान लीजिए कोई श्रीलंका से कोई ट्रेडर है जो इंडिया में मेरे साथ बिजनेस करता है. ठीक है, श्रीलंका में एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है जो मेरे साथ बिजनेस करता है और वो वहां से टेलीग्राम से कॉन्ट्रैक्ट भेजता है या एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट उधर से आता है, इधर से मैं साइन करके भेजता हूं. ना वो इंडिया आता है ना मैं श्रीलंका जाता हूं और वो मुझे सामान बेचता है और मैं उसको पैसे भेजता हूं. अब वो श्रीलंका का सिटीजन जो है वो क्या करता है, मेरे साथ फ्रॉड कमिट करता है. तो अब वो इंडियन सॉइल पे तो नहीं है, माने इंडिया में तो नहीं है, वो है तो श्रीलंका में. लेकिन अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो इंडिया में किसी को इंपैक्ट कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति का ट्रायल इंडिया में हो सकता है, उसके ऊपर बीएनएस लगाया जा सकता है. इसके अलावा जब हम किसी भी शिप की बात करते हैं, इंडियन शिप की बात करते हैं, या हम बात करते हैं किसी भी इंडियन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो उसको हमेशा इंडिया की प्रॉपर्टी माना जाता है. ठीक है, डिप्लोमेटिक ऑफिस हो या एयरक्राफ्ट हो या शिप हो, उसको इंडिया की प्रॉपर्टी माना जाता है. तो किसी भी शिप, रजिस्टर्ड शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति चाहे फॉरेन नेशनल भी है वो कोई ऑफेंस करता है ऐसी शिप पे या ऐसे एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसका ट्रायल बीएनएस के अंदर, मतलब उसका जो अपराध है वो बीएनएस के अंदर बन सकता है. यह बात आपको समझनी है. और इसके साथ में ही अगर कोई बाहर देश में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं पे भी बैठा हुआ व्यक्ति इंडिया की किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया में उसका इफेक्ट हो रहा है. तो अगर इंडिया में उसका इफेक्ट हो रहा है तो भी बीएनएस के अंदर उसकी लायबिलिटी हो सकती है. दैट इज द लॉ ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. ये कंप्लीट लॉ है ज्यूरिसडिक्शन का जो आपको समझना है. एक सिंपल बात है, एक सिंपल बात है कि इंडिया में, मतलब आपको पांचों पॉइंटर समझ में आ गए, पांचों पॉइंटर समझ में आ गए, यस और नो, वरना आप बैक करके भी देख लेना. बट लॉजिक सिर्फ इतना है, देखो इंडियन सॉइल पे तो इंडियन सिटीजन है, चाहे फॉरेन सिटीजन है, चाहे कोई भी एनी पर्सन है, जिसने इंडिया में कोई ऑफेंस किया जहां पे बीएनएस लागू है तो उसकी लायबिलिटी बीएनएस के अंदर होगी, बात खत्म. दूसरा सवाल यह आता है कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने बाहर कोई ऑफेंस किया है तो उस पर भी इंडियन लॉ लग सकता है. अगर उसको वहां की गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट नहीं कर रही और एक्स्ट्राडाइट होकर इंडिया में आया है तो उसके ऊपर बीएनएस लग सकता है. मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अमेरिका में एक मर्डर किया
और उसको पता है अमेरिका वाले पकड़ लेंगे, तो वो भाग के इंडिया में आ गया। तो ऐसे में इंडिया भी उसके ऊपर बीएनएस लगा के उसको मर्डर के लिए ट्राई कर सकती है और उसको एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका भी भेज सकती है। लेकिन एक बात, जो सवाल आपके पास अक्सर पूछा जाता है, उसको जरा समझिएगा कि किसी अमेरिकन सिटीजन ने इंडिया के सिटीजन का मर्डर किया है, तो क्या उसका बीएनएस में ट्रायल होगा? नहीं, उसका वहां की कोर्ट के द्वारा ट्रायल होगा। मतलब जब विक्टिम इंडियन सिटीजन होगा तब बीएनएस नहीं लगता है। जब विक्टिम इंडियन सिटीजन होगा और वो आउटसाइड इंडिया होगा, तो जिस ज्यूरिसडिक्शन में होगा वहां की कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है विद रेफरेंस टू द ऑफेंसेस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बीएनएस। बोलिए, ये बात समझ में आई? और ये चीज तो आपको पता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजन के द्वारा अगर आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस होता है तो उसको इंडिया में ट्रायल किया जा सकता है। एनी पर्सन ऑन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई शिप हाई सीज में है। हाई सीज आप समझते हो ना? देखो, हर एक कंट्री की एक टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, ठीक है? जैसे इंडिया की एक टेरिटोरियल बाउंड्री है, ठीक है? जैसे कन्याकुमारी का पॉइंट लास्ट, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होता है वो भी उसी कंट्री की टेरिटरी माना जाता है। और उसके आगे का पानी जो है वो हाई सीज माना जाता है, जिसपे किसी भी कंट्री का हक नहीं होता है। तो चाहे हाई सीज में हो, चाहे किसी और देश में हो, कहीं पे भी अगर शिप पे कोई अपराध होता है तो उसके लिए बीएनएस अप्लाई होगा, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। यस और नो एक बार बता दीजिए, आगे बढ़े। यस और नो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है? इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ लीजिएगा, इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder at any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India which he is found। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर अपराध करके इंडिया में भाग आता है तो हम इंडिया में भी उसका ट्रायल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं समझ में आया हो तो बताओ। थोड़ा सा टेक्निकल था, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन 4-5 पॉइंटर्स हैं। ये पॉइंटर मैंने आपको समझा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अभी बताओ मुझे कि नहीं समझ में आया, मैं रिपीट कर दूंगा। कोई भी चीज बिना समझे नहीं जाना है यहां से, ठीक है? प्लीज बताइएगा, ठीक है? आ गया सबको? वेरी गुड, थैंक यू यार। आई हैव गॉट अ वेरी गुड ऑडियंस, इंटेलिजेंट ऑडियंस, तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है? ये कहता है कि ऑफिसर, सेलर, एयरमैन पे नहीं लगता है, इनके अपने अलग लॉज होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन क्लॉज। अब आइए फटाफट से अपन डेफिनेशन क्लॉज को देखते हैं। डेफिनेशन क्लॉज में पहली डेफिनेशन कहती है एक्ट की। अब आपके लिए डेफिनेशन क्लॉज जो है वो अल्फाबेटिकली लगा दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। सबसे पहले एक्ट। एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। तो इस डेफिनेशन को अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा। इसके जस्ट बाद, वंस वी कंप्लीट द डेफिनेशन क्लॉज, प्रोबेबली इन द टुमारोज लेक्चर आई विल बी डीलिंग विद कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कोऑपरेशन। इसके बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको एक्ट के बारे में समझाऊंगा। इसका मतलब सिर्फ अभी आप ये समझिए कि अगर सीरीज ऑफ एक्ट है तो उनको क्यूमुलेटिवली एक सिंगल एक्ट कहा जा सकता है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है? अभी समझिएगा, फिर हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद एनिमल। एनिमल मींस एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी जीवित क्रीचर होगा उसको हम एनिमल कहेंगे। चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नई ऐड हुई है बीएनएस में, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अब कैटेगोरिकली इसको कर दिया गया कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति उसको हम चाइल्ड कहेंगे। 19, 21, 22 का कोई मतलब नहीं रह गया। उसके बाद काउंटरफीट देखिए। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेस वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। अभी हम आगे काउंटरफीटिंग पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें देखेंगे कैसे करेंसी और बाकी चीजों की होती है, बट आप इसको फिर भी समझिएगा कि वन पर्सन हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर। पहली चीज, आप रिजेंबल कराते हो किसी चीज को। रिजेंबल किस इंटेंशन से कराते हो? इंटेंशन। मेंजरिया क्या हुआ? मेंजरिया क्या हुआ? इंटेंशन। इंटेंशन बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। इंटेंशन क्या है आपकी? डिसेप्शन प्रैक्टिस करना। ये 3 वर्ड्स आप याद रखना। रिजेंबल विद द इंटेंट टू डिसीव इज नोन एज काउंटरफिटिंग। अभी हम आगे काउंटरफिट पढ़ाएंगे, तब हम आपको समझाएंगे इसके बाद। एक बात और याद रखना, इट इज नॉट एसेंशियल दैट काउंटरफिटिंग दैट द इंटीमेशन शुड बी एग्जैक्ट।
मतलब अगर आपकी खराब ड्राइंग है, अगर आप एक नोट का काउंटरफीट नोट बनाते हैं और आपकी ड्राइंग इतनी खराब है कि वो गंदा बन जाता है और वो कहीं से भी इससे मिल नहीं रहा है, फिर भी आप काउंटरफीट के लिए लायबल होंगे। इसका मतलब है कि काउंटरफीट में आप ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि साहब ये काउंटरफीट तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये काउंटरफीट है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं किसी भी चीज का काउंटरफीट बना रहा हूं और मेरे से खराब बन गया, तो मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता साहब ये तो कोई भी पता कर लेगा कि जो है ये फेक है, तो फिर मुझे सजा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसने काउंटरफीट किया है, टू प्रूव कि उसने काउंटरफीट नहीं किया। अभी हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे बहुत सारे प्रोविजंस में, डावरी डेथ के प्रोविजन में और भी बहुत सारे प्रोविजन में जहां पे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो वहां पे हम आपको डिटेल में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताएंगे, तो आपको ये वाला भी बर्डन ऑफ प्रूफ समझ में आएगा। देखो जनरल रूल क्या होता है कि किसी भी क्रिमिनल मैटर में प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को प्रूफ करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस या प्रोविजंस होते हैं जहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स करके अक्यूज्ड के ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक वैसा ही केस है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट, आइए कोर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट मींस अ जज who is empowered by law to act judicially alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially। देखो acting judicially की अगर आप बात करो तो उसका मतलब होता है कि आपके पास एविडेंस लेने की पावर है और एडजुडिकेशन करने की पावर है, ठीक है। एक्ट जुडिशियली का क्या मतलब होता है, जब आपसे कहीं भी शब्द ये यूज किया जाए, आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते रहे ना साथ में, कि एक्ट जुडिशियली, अगर एक्ट जुडिशियली शब्द कहीं पे भी इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है यू हैव द पावर टू टेक एविडेंस एंड प्रोनाउंस अ डेफिनिट जजमेंट। एक्टिंग जुडिशियली का क्या मतलब होता है, दैट यू हैव द पावर टू टेक एविडेंस एंड गिव अ डेफिनिट जजमेंट। ये होता है एक्ट जुडिशियली का मतलब। तो यहां पे एक बड़ा मजेदार सवाल आता है, इसको जरा सोचिएगा। अगर आपने बीएनएसएस पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बीएनएसएस पढ़ाऊंगा। वैसे हमारे इस YouTube चैनल पे भी बीएनएसएस के वीडियोस पड़े हुए हैं, बट पेड क्लासेस में तो मैं वापस से पढ़ाऊंगा ही बीएनएसएस। तो बीएनएसएस में क्या होता है, एक चीज होती है कि अगर आपने पढ़ा हो कि जो भी हालांकि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो परेशान मत होना अगर पढ़ा नहीं है तो, कि जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो स्पेशली एम्पावर्ड होते हैं सीजीएम के द्वारा, उनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर होती है। लेकिन कई बार अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है या ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उसको कमिट करते हैं, जिसको हम कमिटल की प्रोसीडिंग बोलते हैं। तो अगर कोई मैजिस्ट्रेट किसी केस का कॉग्निजेंस लेके उसको कोर्ट ऑफ सेशन पे कमिट कर रहा है, तो वो इसके अंदर कोर्ट नहीं आएगा, मतलब वो जज नहीं होगा, क्योंकि वो एविडेंस लेके डिसीजन नहीं दे रहा। ये बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है, हां ठीक है। तो ये बात समझिएगा। उसके बाद डेथ, डेथ मींस द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। अब एक शब्द आता है डिसऑनेस्टली। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंट ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। ध्यान से सुनना, दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी, इंपॉर्टेंट एंड मजेदार कंसेप्ट ऑफ डिसऑनेस्टली। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंट ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, और यहां पे और है, एंड नहीं है, जरा ध्यान रखिएगा, यहां पे और है डिसऑनेस्टली में। वो ये कहता है कि डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता है। डिसऑनेस्टली का मतलब सिंपल बोल रहे हैं कि डिसऑनेस्टली का मतलब होता है, डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता है, या तो आप किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाते हैं जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं था, रॉन्गफुल गेन पहुंचाते हैं, या फिर किसी को आप रॉन्गफुल लॉस पहुंचाते, रॉन्गफुल लॉस पहुंचाते, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, ठीक है। जनरली थेफ्ट के ऑफेंस में हम डिसऑनेस्टली की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया, और अगर फोन आपने अपने पास रख लिया या उसको बेच दिया तो आपको रॉन्गफुल गेन हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी का फोन लिया तो उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया और उसके बाद आपने उसको उठा के नदी में फेंक दिया, तो आपको रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ,
लेकिन सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि डिसऑनेस्टली में या तो रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए या फिर रॉन्गफुल गेन होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एक भी होगा तो उसको हम डिसऑनेस्टली कहते हैं। ठीक है, एक बार रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कही गई है, उसके बाद हम फ्रॉडुलेंटली पे भी आएंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज नहीं आए तो आप पूछिएगा प्लीज, है ना। ये देखिए, रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब होता है। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है मींस गेन बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। देखिए एक सिंपल बात है, हाँ करेक्ट। देखिए जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ दिस मोबाइल फोन, राइट, आई एम द ओनर ऑफ दिस मोबाइल फोन, आई एम एंटाइटल्ड टू दिस मोबाइल फोन। सो लॉफुली मैं एंटाइटल्ड हूं, आप नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा मोबाइल छीन के ले जाते हो तो आपको क्या हुआ है, आपने मेरे को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया है और खुद को रॉन्गफुल गेन पहुंचाया है, जिसके लिए आप लॉफुली एंटाइटल्ड नहीं हो। क्या कहता है, रॉन्गफुल गेन मींस गेन बाय अनलॉफुल मींस। अगर आपने कोई चीज मुझसे बिना पूछे चुरा ली है तो आपने अनलॉफुल मींस के द्वारा मेरी प्रॉपर्टी को लिया है, जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं थे। हालांकि इसमें हम ये बहुत सारी चीजें बात करेंगे, जैसे जब हम थेफ्ट के बारे में बात करेंगे तब भी हम करेंगे। मान लीजिए कोई बेलमेंट का प्रोसेस है जिसमें बेलर आपकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए तो एंटाइटल्ड थे लेकिन उस समय नहीं थे, उसके बारे में बात करेंगे हम। रॉन्गफुल लॉस मींस द लॉस बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड। ठीक है, तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस आपको समझ में आया। तो डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता है बेटा, डिसऑनेस्टली का मतलब होता है कि या तो रॉन्गफुल गेन हुआ है या रॉन्गफुल लॉस हुआ है या दोनों हुए हैं। तो डिसऑनेस्टली का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। यहां तक की बात आपको समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई। डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन और रॉन्गफुल गेन टू अनदर पर्सन। ये बात आपको समझ में आई। अब यहां पे एक और डेफिनेशन आती है जो है फ्रॉडुलेंटली की, इसको साथ में पढ़िएगा। फ्रॉडुलेंटली मींस डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। देखिएगा यहां पे फ्रॉडुलेंटली शब्द भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब फ्रॉडुलेंटली में क्या है, इंटेंशन टू डिफ्रॉड, इंटेंशन टू डिफ्रॉड। अब यहां पे क्या है, यहां पे इंटेंशन क्या है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि जब भी शब्द डिसऑनेस्टली यूज होता है और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस होता है तो यह हमेशा प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में होता है, यह हमेशा प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में होता है। और जब हम फ्रॉडुलेंटली की बात करते हैं तो वहां पे जब आप सामने वाले को डिफ्रॉड करते हो तो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन आप किसी और तरीके से डिफ्रॉड करते हो। जैसे मैं आपको कुछ केसेस इसके बारे में बताता हूं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक सिंपल सा केस आता है कि एक को एक जॉब चाहिए थी, तो जॉब के केस में उसने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और उसमें अपने हेडमास्टर का साइन करवाया। तो ऐसी परिस्थिति में लॉ कहता है कि आपने रॉन्गफुल लॉस किसी को नहीं किया, ना रॉन्गफुल गेन किया, लेकिन आपने डिफ्रॉड किया। बेसिकली आपको समझना यह है कि जब हम डिसऑनेस्टली की बात करते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, और जब हम डिफ्रॉडिंग की बात करते हैं या हम फ्रॉडुलेंटली की बात करते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती है और प्रॉपर्टी का गेन या लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए 2-3 केस लिखिए। एक तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्बास अली, ये पहला केस था जिसने फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली का डिफरेंस बताया। अगर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक और केस था जिसमें उन्होंने डिफरेंस बताए फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फ्रॉड इन्वॉल्व्स डिसेप्शन नेसेसरली व्हाइल डिसऑनेस्टली डज नॉट। डिसऑनेस्टली नेसेसरली इन्वॉल्व्स द आइडिया ऑफ इंजरी टू प्रॉपर्टी। मतलब जब भी डिसऑनेस्टली शब्द यूज होगा तो दैट इज एन इंजरी टू द प्रॉपर्टी एज वेल एज इंजरी ऑफ एनी अदर काइंड। A dishonest intention is the intention to cause loss of specific property belonging to a particular person। मतलब जब आप किसी की प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं तब वहां पे डिसऑनेस्टली शब्द का यूज होगा। जब आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेकिन किसी और तरीके से डिफ्रॉड करते हैं तो वहां पे डिसऑनेस्टली यूज होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आपको मिलेंगे
जहां पे डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली दोनों शब्दों का प्रयोग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे कि आप थेफ्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो थेफ्ट में डिसऑनेस्टली शब्द का यूज है, फ्रॉडुलेंटली शब्द का यूज नहीं है। जब आप चीटिंग की बात करेंगे तो चीटिंग में डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली दोनों शब्दों का प्रयोग है। तो जैसे आपने इंटेंशन, मोटिव और ये सारे शब्दों को समझा इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द लॉ और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोविजन से, उसी तरीके से आप एक अंडरस्टैंडिंग डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली की भी रखिए। इतना याद रखिए कि डिसऑनेस्टली इज रिलेटेड टू इंजरी टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जबकि फ्रॉडुलेंटली में नॉट नेसेसरली प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो, आपने सिर्फ कुछ डिफ्रॉड किया हो तो उसको हम फ्रॉडुलेंटली कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें और भी कहता है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर डिसऑनेस्टी बट नॉट फॉर फ्रॉड। फ्रॉड में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट मैंडेटरी। एन एक्ट मे बी डिसऑनेस्ट एंड येट नॉट फ्रॉडुलेंट। इन अदर वर्ड्स, अ डिसऑनेस्ट एक्ट इज नॉट नेसेसरली अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। इसको आप सुनिएगा आराम से और पढ़िएगा। बट पॉइंट क्या है, आपका बेसिक पॉइंट क्या निकल के आता है कि जब हम डिसऑनेस्टली बोलते हैं तो डिसऑनेस्टली का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। और सिंपल बात ये होती है कि डिसऑनेस्टली के अंदर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इज दैट विद रेफरेंस टू प्रॉपर्टी ओनली, whereas when we talk about fraudulently, तो fraudulently is only with the intent to fraud, generally not related to property। ये बात आपको समझ में आई? किसी को समझ में आई ये बात fraudulently और dishonestly की? yes और no में बताएगा मेरे को। इसके बाद document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure, marks or by more than one means and includes electronic and digital records intended to be used। अभी जैसे हम कुछ उसमें आईटी एक्ट भी पढ़ा रहे थे और आईटी एक्ट भी आपको क्वीन वर्सेस अब्बास अली, बेटा क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्बास अली, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्बास अली, ये तो बेसिकली कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट था। बट उसके बाद बहुत सारे और केसेस हुए और ये जो आपको मैंने बताया किस में कहा गया, ये क्वीन एम्प्रेस वर्सेस सोशी भूषण में कहा गया था। बट आपको बस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्बास अली का केस याद रखना है। दैट इज द लैंडमार्क केस व्हिच हैज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। और उन्होंने यही बताया प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में हम डिसऑनेस्टली शब्द को यूज करते हैं जब प्रॉपर्टी की इंजरी नहीं होती है, प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन नहीं हो रहा होता है, तो हम फ्रॉडुलेंटली यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को ऐड कर दिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ लीजिएगा, मैप चार्ट डॉक्यूमेंट आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी मिलता है, बट आप इसको पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद जेंडर में चेंज किया गया है, ट्रांसजेंडर को ऐड कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में ये एक फंडामेंटल चेंज है। जैसे द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग आईपीसी में नहीं था बट अब किया गया है। एंड ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट। गुड फेथ क्या होता है? नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। देखो, गुड फेथ का मतलब क्या होता है बेटा? गुड फेथ का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप ड्यू केयर एंड अटेंशन से करते हैं। अभी हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे, वहां पे गुड फेथ एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो आएगा। गुड फेथ का मतलब होता है एक कॉमन इंसान, एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन जिस तरीके का ड्यू केयर एंड अटेंशन रखता है उसको हम गुड फेथ बोलते हैं। मैं अगर आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सारे केस लॉस प्रोवाइड करूं, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दूं, पेपर के लिए जो रिलेवेंट हो वो दूं, एक प्रूडेंट इंसान जैसे करेगा, तो इसको आप गुड फेथ कह सकते हैं, ठीक है। इसी का ऑपोजिट होता है बैड फेथ, जब आप मैलिशियस इंटेंट से करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट छोड़ सकते हो। हार्बर देख लीजिए, इंक्लूड्स हार्बर, शरण देना, इंप्लाइज सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस और मीन्स ऑफ कन्वीनियंस। देखो, हार्बर का मतलब सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होता है। हार्बर का मतलब सिर्फ शेल्टर, फूड या ड्रिंक नहीं होता है। मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस, मीन्स ऑफ कन्वीनियंस और द असिस्टिंग ऑफ पर्सन बाय एनी मीन्स। ये रेसिड्यूरी क्लॉज है कि एनी मीन्स, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो भी उसको हम हार्बर कहेंगे।
whether of the same kind or enumerated in the clause or not to evade apprehension. लॉजिक क्या है? हार्बर का मतलब कुछ भी देना, to evade apprehension. अगर किसी को मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि पुलिस आने वाली है तुम्हारे घर पे, मैंने इधर से देख लिया है, पुलिस यहां से निकल चुकी है और तुम वहां से भाग जाओ, दिस इज ऑल्सो हार्बर बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग टू इवेड द अरेस्ट. करेक्ट? इवेडिंग. इंजरी. इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. हमेशा कभी भी इंजरी शब्द का प्रयोग हो कहीं पे भी दुनिया में, तो इंजरी का मतलब होता है टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी. ये चारों चीजों को एज इट इज रट के जाना. एमसीक्यू भी मिलेगा और प्रोविजंस में, मेंस में आंसर गलत होगा अगर इंजरी के 4 कंपोनेंट आपको नहीं पता. ठीक. उसके बाद इलीगल और लीगली बाउंड टू. इलीगल के अंदर 3 चीजें आती हैं, इसको भी याद रखना. अभी हम कॉन्स्पिरेसी वगैरह में इलीगल पढ़ेंगे तब आपको दिक्कत आएगी. अबेटमेंट में या कॉन्स्पिरेसी में इलीगल क्या होता है? इलीगल के अंदर आता है द वर्ड इलीगल, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस. 3 चीजें आती हैं. विच इज एन ऑफेंस, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड विच गिव्स अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन. देखो बेटा, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं. हमने तो ये बात पढ़ी सरल भाषा में कल की क्लास में भी कि अगर कोई भी क्राइम है जिसके लिए कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है तो दैट विल बी नोन एज एन ऑफेंस. ये बात हमने पढ़ी कल की क्लास में. लेकिन जब आप बीएनएस को पढ़ते हो, अभी हम आगे ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेरी बात जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी टेक्निकल है. जैसे अभी हम यहां पे ऑफेंस पढ़ेंगे, ऑफेंस की डेफिनेशन. तो जब आप बीएनएस में ऑफेंस के बारे में पढ़ते हो तो बीएनएस कहता है कि जितने क्राइम्स की पनिशमेंट बीएनएस में दी हुई है उनको हम ऑफेंस मानेंगे. मेरी बात ध्यान से समझना जरा. जब हम ऑफेंस की डेफिनेशन बीएनएस में समझते हैं तो वो ये समझाता है कि जितने भी ऑफेंस जो है, जितने भी क्राइम है जिनकी पनिशमेंट बीएनएस में दी है उसको हम ऑफेंस कहेंगे. और प्रोहिबिटेड बाय लॉ किसी अन्य लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो सकता है जिसकी पनिशमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. और सिविल एक्शन का मतलब होता है जैसे टॉर्ट्स वगैरह. तो जब भी शब्द इलीगल यूज होगा, आपको बस इतना याद रखना है कि कहीं भी किसी भी प्रोविजन में अगर इलीगल शब्द बोला जा रहा है तो इट इज नेसेसरली ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन. ठीक, इस बात को आप समझना. जज, जज की डेफिनेशन सेम है. एम्पावर्ड बाय लॉ, लीगल प्रोसीडिंग, सिविल, डेफिनेट जजमेंट. कह रहे जज कौन होता है? जज वो व्यक्ति होता है जो डेफिनेट जजमेंट दे सकता है. क्या कर सकता है? डेफिनेट जजमेंट दे सकता है. डेफिनेट जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो अपील में चैलेंज हो जाए. अपील में तो वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन अपील अगर ना की जाए और अपील का टाइम निकल जाए और उसके बाद आपका जजमेंट डेफिनेट होगा तो वो व्यक्ति जज कहलाएगा जो एक डेफिनेट जजमेंट दे सकता है. आप इसको पढ़िएगा अगर जाके, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लाइफ means the life of a human being unless the contrary appears from the context. Local laws to a particular part of India. ठीक है, जैसे आपका महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट लगता है या कोई भी ऐसा एक्साइज एक्ट, महाराष्ट्र एक्साइज एक्ट, ये क्या है? ये आपका लोकल लॉ है. डीआरसी, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, ये क्या है? आपका लोकल लॉ है. ठीक है, तो ये लोकल लॉ कहलाता है. ठीक है. मैन मीन्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज. पहले मैन वुमेन सेम था, एक ही क्लॉज में दिया हुआ था, बट अब अल्फाबेटिकल में अलग दे दिया. उसके बाद मंथ एंड ईयर. whenever the word month and the word year is used, it is to be understood that the month or the year is reckoned according to the Gregorian calendar. ये बार बार पूछा जाएगा कि मंथ एंड ईयर होता है तो ग्रेगोरियन वही जो अपना रेगुलर यूज करते हैं, जनवरी फरवरी मंडे ट्यूसडे वाला, वही है कैलेंडर इसमें. मूवेबल प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वैसे तो अगर आपके कोर्स में टीपीए वगैरह होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे. टीपीए को जब जनरल क्लॉजेज एक्ट के साथ पढ़ा जाता है तब मूवेबल प्रॉपर्टी की पूरी डेफिनेशन आती है. ठीक है, लेकिन सरल भाषा में यहां पे जो दी हुई है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ. तो यहां पे एक और चेंज, फंडामेंटल चेंज जो किया गया है वो ये है कि यहां पे पहले जो है प्रॉपर्टी के केस में
कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा जाता था, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा जाता था। इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ उसे माना जा सकता था जो प्रॉपर्टी को टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है या देखा जा सकता है, उसी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानते थे। बट द फैक्ट दैट दिस वर्ड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो अब आपके जो आईपीआर हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएंगे। तो आगे चल के इससे रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नंबर, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड प्लूरल नंबर, वर्ड इंपोर्टिंग प्लूरल नंबर इंक्लूड सिंगुलर नंबर। ठीक है। ओथ, ओथ इंक्लूड solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the proof। ठीक है। ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस संहिता। ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे एक्ट आपने पढ़ा था वैसे ही ओमिशन है, डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। देखो ओमिशन का मतलब होता है नॉट डूइंग एनीथिंग। जनरली क्या होता है कि लॉ कहता है कि जो भी एक्ट्स आप करते हैं उसके लिए आपकी लायबिलिटी होती है। जनरली कोई एक्ट ना करना, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, यस आएगा बेटा दानिश जी, आप सारी प्रॉपर्टी आएंगी। जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, अब रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि हम उसको बचाएं, लेकिन अगर हम उसको नहीं बचाते हैं तो हमने उसको बचाने से ओमिट किया, लेकिन ये जो ओमिशन है दिस इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, जनरली। लेकिन जहां पे आपकी ड्यूटी होती है, हम देखेंगे कुछ जगह ओमिशंस भी किस तरीके से अपराध बनते हैं। पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कंपनीज एक्ट में किसी का इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या ना हुआ हो उसको माना जाएगा। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक सर्वेंट, अब पब्लिक सर्वेंट से आपका एक एमसीक्यू आता है, जनरली जो ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट में है, जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं और पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। लेकिन इसमें आप एक बार इस पूरी लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, आपका एक एमसीक्यू कभी कभार बनता है, जैसे एसेसर ऑफ पंचायत, सरपंच वगैरह पूछा जाता है, वो नहीं होगा। आर्बिट्रेटर, देखो ये कई सारी चीजों में जजमेंट, जैसे अभी दिल्ली एपीपी में तो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी आएगा, उसमें जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है वो काफी वाइड कर दी है। ठीक है, लेकिन बीएनएसएस में रिलेटिवली थोड़ी सी छोटी डेफिनेशन है, तो इसको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, टेक्निकल नहीं है कुछ। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, अगेन एमसीक्यू में पूछा जाने वाला चीज है। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव हम पढ़ा चुके हैं आपको, जब हमने इंटेंशन और वो सब पढ़ाया था तो उसमें रीजन टू बिलीव पढ़ाया था। अब देखिए इसी में डेफिनेशन देखिए क्या है। अ पर्सन इज सेड टू हैव अ रीजन टू बिलीव ऑफ अ थिंग इफ ही हैज sufficient cause to believe that thing and not otherwise। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, जब आप अपनी तैयारी करते हो, तो चीजों को इसी तरीके से याद रखो। उससे क्या होता है कि आपके मेंस के भी आंसर बेहतर होते हैं और आपको पर्टिकुलरली चीजें समझ में आती हैं, और आप जब बोलते भी हो तो उसी तरीके से बोलते हो। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपसे कभी कोई बोले रीजन टू बिलीव, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए, रीजन टू बिलीव का मतलब होता है सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। sufficient to believe something and not otherwise, ये डेफिनेशन है रीजन टू बिलीव की। अब इसको आप याद रखिए, मैंने आपको वो एयरपोर्ट्स वाला एग्जांपल बताया था रीजन टू बिलीव में, तो रीजन टू बिलीव तो क्लियर हो जाएगा, बट डेफिनेशन याद रहेगी तो आपको मीन्स में मदद मिलेगी। स्पेशल लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो लॉज बनते हैं उनको हम स्पेशल लॉज कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये स्पेशल लॉ है। एनडीपीएस है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये एक स्पेशल लॉ है, ये पूरे देश में अप्लाई हो रहा है। जब हम लोकल लॉ कहते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में अप्लाई होता है, लेकिन जब हम स्पेशल लॉ कहते हैं तो स्पेशल का मतलब होता है जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आईटी एक्ट, ये सारे क्या है, स्पेशल लॉ है दैट आर एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री बट डिफरेंट। इसके बाद आता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मींस अ डॉक्यूमेंट which purports to be or a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, कुछ भी। देखो एक सिंपल बात है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड हो रही हैं उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को हम पढ़ेंगे चीटिंग में, फ्रॉडलेंटली में, तब आगे समझेंगे इसको। बट इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि जहां पे कोई भी लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, किसी को इनहेरिटेंस में मिल रहा है, कोई सेल हो रही है, कोई लीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब चीज, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, सब कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वेसल, वेसल मींस एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। तो वेसल
वाटर से कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी जाएगा वो वेसल कहलाएगा। वॉलेंटरली, कल हमने नेग्लिजेंस और बाकी चीजों के बारे में बात किया, अब वॉलेंटरली भी इसी तरीके का एक वर्ड है जो कल अपन ने मिस कर दिया था। अ पर्सन इज सेड टू कॉज द इफेक्ट वॉलेंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe that he is likely to cause it। देखो वॉलेंटरली का क्या मतलब है, जैसे मैं अगर ये सेशंस YouTube पे लेता हूं तो मैं वॉलेंटरली आपकी मदद करना चाह रहा हूं। मैं अगर आपको कोई सलाह दे रहा हूं एंड आई हैव द इंटेंट और मुझे इस बात के बारे में पता है कि ये मैं वॉलेंटरली कर रहा हूं, तो उसको ही वॉलेंटरली बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, A sets fire by night to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of the person. Here A may not have intended to cause that and may even sorry for the death caused by this act, but he knew that he was likely to cause that. He has caused the death voluntarily। मतलब अगर इंटेंशन के अलावा आपकी नॉलेज भी है तो भी आप उसको वॉलेंटरली ही माना जाएगा। यहां पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी इंटेंट थी या ही न्यू और रीजन टू बिलीव, इसका मतलब अगर आपकी इंटेंट थी वॉलेंटरी कॉज करने की, अगर आपकी नॉलेज थी वॉलेंटरली कॉज करने की, अगर आपके पास रीजन टू बिलीव था वॉलेंटरी कॉज करने का, तो उसको माना जाएगा कॉज्ड वॉलेंटरली। ठीक है। विल मींस एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, विल की तो कोई बात ही नहीं है, टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट हो गया। गेनिंग रॉन्गफुली बता दिया आपने को। ठीक है। उसके बाद वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन आईटी एक्ट एंड द बीएनएसएस शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली। अगर कोई भी वर्ड यहां डिफाइंड नहीं है और बीएनएसएस और आईटी एक्ट में डिफाइंड है तो लॉ कहता है आप उससे डेफिनेशन उठा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बोलिए समझ में आया, सब कुछ समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर? आगे कंटिन्यू कर लें, एक दो प्रोविजंस और कि आज के लिए इतना रखें? बताइए फटाफट। ठीक है, ग्रेट, सबको समझ में आ गया, ग्रेट। और बेटा साथ साथ में रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना। देखो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, एक साथ चीजों को कंपाइल करते रहोगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। अभी कायदे से आपको कल तक सारा डेफिनेशन क्लॉज याद हो जाना चाहिए, है ना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक दो छोटी चीजें आपको बता देता हूं, फिर नहीं तो कॉमन इंटेंशन वगैरह तो कल से ही शुरू किया जाएगा। चलो कल से ही जनरल एक्सप्लेनेशन बता देंगे, कल से ही कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डिटेल्ड है, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, तो उसको कल की क्लास में भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।